नमस्कार, मैं हूं सोनिया। स्वच्छ भारत कार्यक्रम के सजीव प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले स्वच्छ भारत कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और इन 2.5 सालों में लोगों में स्वच्छता को लेकर एक जागरूकता भी नजर आ रही है। लेकिन जब हम बात स्वच्छता की करते हैं तो स्वास्थ्य की बात होना भी उतना ही लाजमी है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास को अगर मापना हो तो एक उत्तम मापदंड है वहाँ का स्वस्थ समाज। एक स्वस्थ समाज ही सुदृढ़ देश की नींव रखता है। तो अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो एक स्वच्छ देश की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे स्वच्छ भारत कार्यक्रम के अब तक के सफर की और उनकी चुनौतियों की, और साथ ही जानेंगे कि अपने शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मनप्रीत कौर आज हमारे साथ हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, और इनसे जानेंगे कि स्वच्छता से जुड़ी हुई जो तमाम बीमारियां हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। और साथ ही हम बात करेंगे चंद्रमा मिश्रा जी से, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सीधे लोगों के संपर्क में रहते हैं, और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ बदलाव अभी तक इस पूरे अभियान को लेकर चंडीगढ़ में रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चंद्रमा जी, शुरुआत इस चर्चा के आप ही से करना चाहूँगी। स्वच्छ भारत की जब हम बात करते हैं तो 2.5 साल हो चुके हैं, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अगर आप देखें तो इन 2.5 सालों में क्या ज़मीनी स्तर पर कुछ बदलाव आया है? हाँ, बिल्कुल आया है। ये स्वच्छ भारत अभियान जो है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट दिल्ली से शुरू किया गया जी। चूँकि राजघाट से इसलिए शुरू किया गया कि ये गांधी जी का अंतिम वहाँ पर संस्कार हुआ था, और ये स्वच्छ भारत अभियान का सपना हमारे बापू गांधी जी ने ही देखा था जी। और इस भारत में पहले ऐसे व्यक्ति हमारे मोदी जी आए जिन्होंने इस अभियान को अपने मुहिम के तरह उठाया कि गांधी जी के सपने को मैं साकार करूंगा, और उन्होंने खुद अपने हाथ से झाड़ू उठा करके एक मिशन के तौर पर लोगों को एक सोच दिया कि आप हमारे साथ हैं और भारत को स्वच्छ भारत सुंदर भारत बनाएंगे। और ये सपना 5 साल के अंदर जब 2019 में गांधी जी की 125वीं जयंती होगी, उस दिन तक हम बहुत अच्छा भारत को करके दिखाएंगे। इस दिशा में कई लोगों को जोड़ा गया, कई संस्थाओं को जोड़ा गया, कई व्यक्तियों को जो अच्छे तमाम संस्थाओं से जुड़े हैं उनको आपस में जोड़ा गया, जिससे इस मुहिम को अमली जमा पहनाया जा सके। इसमें हमको बहुत कामयाबी मिली है। रही बात सफाई की, सफाई कई तरह की चीजें हैं। जैसे हमारी कुछ गवर्नमेंट की बिल्डिंगें हैं, वहाँ उन कर्मचारियों पर निर्भर है कि उसकी सफाई वो कैसे रखेंगे। हॉस्पिटल है, वहाँ हॉस्पिटल के अंदर तमाम तरह के बैक्टीरिया हैं, गंदगी है, ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ की सफाई वहाँ की मैनेजमेंट के जिम्मे है जी। रही बात गाँव की, तो गाँव में जो है नालियाँ बहुत होती हैं, उस नालियों को ढकने का काम, शौचालय नहीं है, वहाँ शौचालय की व्यवस्था करने का काम सरकार द्वारा बहुत तेजी से चलाई जा रही है जी। 100% इसमें सफलता जो है सबके कोऑपरेशन से मिलना है। जब तक आम जनता की भागीदारी स्वच्छ भारत अभियान के लिए नहीं होगी, तब तक इस दिशा में हमारी जो सोच है वो उसको
आगे हम नहीं बढ़ सकते। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो स्वच्छ भारत अभियान है ये एक योजना ना हो कि एक मुहिम है, एक राष्ट्रीय आंदोलन है जिसमें लोगों की भागीदारी के बिना ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो सफल नहीं हो सकता है। डॉक्टर मनप्रीत, आपसे मेरा ये सवाल है, जब हम इस पूरे अभियान की रूपरेखा तय की गई थी और कुछ लक्ष्य इसके अंदर रखे गए थे, इन 5 सालों में हमें भारत को स्वच्छ करना है, लेकिन बिना अपने शरीर की सफाई को उसको ध्यान में ना रखते हुए ये अभियान कितना अधूरा है? देखिए, हमारी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी हेल्थ ही हम ही अपने आप को सख्त नहीं रख रहे तो हम बाहर अपने शहर को तो क्या रखेंगे। बिल्कुल। तो इसमें अपने आप अपनी सेहत पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो जिसमें हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, हेल्दी ईटिंग रखें। तो इसमें सबसे बेटर है कि हम अगर मेडिटेट कर सकते हैं, प्रॉपर रेस्ट लें। सबसे ज़्यादा तो पीस चाहिए हमें अपनी लाइफ में, बिल्कुल। तो विच मेक्स अस हेल्दी। उसके अलावा हमें डेली वॉक, डेली एक्सरसाइज की ज़रूरत है, और उसके साथ हमें ऑयली फूड्स कम से कम खाने चाहिए, बिकॉज हमें कार्बोहाइड्रेट्स कम चाहिए, जितनी चाहिए उतनी लेनी चाहिए। और आई विल से रादर गो ऑर्गेनिक, सो ऑर्गेनिक फूड्स अपनाइए और बेटर अपनी हेल्थ बोले, तभी हम आगे बढ़कर अपने शहर को नीट रख सकते हैं। डॉक्टर मनप्रीत जी से एक जुड़ा हुआ सवाल है कि जब हम स्वच्छता की बात करते हैं, चंडीगढ़ के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, तो पॉलीथीन यूज़ एक ऐसी एक समस्या है चंडीगढ़ जिससे जूझ रहा है। हालांकि बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इसको बंद करने की कवायदें चली हैं, लेकिन बावजूद उसके जो है ये धड़ल्ले से आज भी इस्तेमाल किया जाता है। और हम स्वच्छता की बात तो हम चंद्रमा जी से जानेंगे ही जानेंगे कि कितना जो है समस्या अभी भी बनी हुई है, लेकिन हेल्थ के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उसके इस्तेमाल कितना हानिकारक है शरीर के लिए, अगर हम पॉलीथीन की बात करें। देखिए, पॉलीथीन बेसिकली जो होता है, इसका डिस्पोजल जब करें तो ये टॉक्सिक फ्यूम्स, टॉक्सिक मटेरियल इसमें से निकलते हैं, जो कि सारे वातावरण को तो दूषित करता ही है, साथ में हम वही इनहेल कर रहे हैं, तो वो हमें हानिकारक है। और इसके साथ हमें कम से कम प्लास्टिक ख़त्म ही करनी चाहिए, जो कि हमें अपने आप को इसके लिए चेंज करना चाहिए, ताकि हम प्लास्टिक छोड़ के वी कैन यूज द पेपर, ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है चीज़ें हम ज़्यादा इको फ्रेंडली यूज़ करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रमा जी, जब हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान की, जैसे कि मैम ने भी कहा कि उसका डिस्पोजल एक बहुत ही बड़ा अपने आप में चुनौती है इस पॉलीथीन की, लेकिन जब हम बात इस पूरे अभियान की कर रहे हैं तो क्यों ना उसे मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पर ही बंद कर दिया जाए, ताकि जो है उसका इस्तेमाल भी रोक लगे, और उसका एक ऑल्टरनेट भी सरकार को लोगों को देना चाहिए, ताकि जो उनको दिक्कतें आ रही हैं बिना पॉलीथीन के वो भी ना आ पाएँ। समय समय पर लोगों की परिस्थिति को देखते हुए जो हमारी बाधाएं आ रही हैं स्वच्छ भारत अभियान में, उस पर तो कानून तो बनना ही चाहिए, बनेगा ही, और उस पर काम हो ही रहा है। रही बात स्वच्छ जो शब्द है, उसमें कई पहलू हैं, जैसे पर्यावरण है। पर्यावरण को दूषित करने के लिए हमारे देश में देख रहे हैं तमाम फैक्ट्रियां हैं, जिनसे कुछ ऐसे धुएं, कुछ ऐसे गैस का रिसाव होता है जो कि वातावरण को दूषित करता है, हमारे हेल्थ को डैमेज करता है, लोग बीमार पड़ते हैं। आप सुने होंगे कई बार कि इस फैक्ट्री के धुआं से लोगों ने बीमार हो गए, यहाँ पर काफ़ी लोगों की मौत हो गई, इस तरह की भी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो इस अवेयरनेस प्रोग्राम के तरह बहुत सी चीज़ें हैं जिसके द्वारा लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। और जब तक जन जन में हम लोग जागरूकता को नहीं फैलाएंगे, एक एक चीज पर काम नहीं करेंगे, तब तक हम इसको आगे बढ़ने में मुश्किल आएगी। लेकिन जो युद्ध स्तर पर अभी काम चल रहा है उसमें हमको सफलता मिली है। कई चीज बाधाएं भी हैं, बाधाएं जैसे ये जो देश है ये कई तरह के लोगों द्वारा बना हुआ है। इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं हमारे देश में, बहुत कम पढ़े लिखे भी लोग हैं, और उसी तरह की विषमता शहर को लेकर के और गांव तक है। जबकि ये बात सत्य है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। एक कोई भी स्वच्छ अभियान को लेकर के अभी देखने को मिल रहा है कि गांव के लोग जितने जागरूक हुए हैं, शहर के लोग नहीं हुए हैं।
शहर में सरकार द्वारा बहुत सी पैसा खर्च करके बहुत सी सुविधाएं की गई हैं, बहुत सी सफाई की गई हैं, जबकि गांव में लोग अपने हाथ से लग करके अपने गांव को सजाने में लगे हुए हैं। जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हाल ही के सालों में इस तरह के कुछ सर्वे भी हुए हैं कि गांव में एक बहुत बड़ी चुनौती माना जा रहा था इस पूरे अभियान को लेकर, लेकिन गांव में लोग बहुत जोर शोर से सामने आ रहे हैं, जबकि शहरों में जो तस्वीर है वो बिल्कुल ऑपोजिट नजर आ रही है। लोग सब कुछ जानते हुए भी, जागरूक होने के बावजूद भी, शिक्षित हैं, सजग हैं बावजूद उसके, लेकिन इसमें भागीदार शायद नहीं बन पा रहे हैं इस पूरे अभियान में। इसका क्या, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और ये बदलाव कब आएगा? जितने इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं उनके अंदर अपना एक शेड्यूल है काम करने का, और उनको जैसे प्रशासनिक लोग हैं उनकी जिम्मेवारियां हैं जी। वो अपने जिम्मेवारी को निभाने में ही सुबह से शाम तक उस दिशा में आगे बढ़ने की बात सोचते हैं कि हम अपने कार्य का निष्पादन जो हमको जिम्मेवारी मिली है कैसे करें। उनको देश हित में, देश की जनता के लिए, या हम कहाँ पर खड़े हैं और कहाँ आगे जाना चाहिए, ये सोचने का समय नहीं होता। गांव में लोग कम पढ़े लिखे हैं और वो अपने काम के अलावा कुछ उनके पास खाली समय भी होता है जी। जिससे उनकी सोच जो है ऊंची होने लगती है ना, और वो रोज सोचते हैं कि ये स्वच्छ भारत अभियान क्या है, कैसे करना चाहिए, इसका क्या फायदे होंगे। अभी आप देखे होंगे कि गांव में भी अपने बच्चों को लोग, जो बच्चे स्कूल से घर आ रहे हैं उनका हैंड वॉश करके ही कहते हैं कि खाना खाइए। जी जी। अवेयरनेस तो बहुत आई है जी। हर स्कूल वाले अलाउ किए हैं कि अपने बच्चे को वो लिक्विड दीजिए जिससे वो हैंड वॉश करें, बैक्टीरिया खत्म हो जाए, वो अनिवार्य कर दिए हैं। बैग में ले करके बच्चे जा रहे हैं। चलिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि गांव में जो एक जागरूकता देखने को मिल रही है और एक जो इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल रही है इस पूरे अभियान को लेकर, वो कहीं ना कहीं शहरों में नज़र नहीं आ रही है। और यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि इस अभियान का जो मकसद है वो सेल्फ इंटरेस्ट से हटकर नेशनल इंटरेस्ट पर लोगों को सोचना पड़ेगा, तभी जो है ये अभियान एक सफल रूप ले पाएगा। डॉक्टर मनप्रीत, अगला सवाल जो एक अहम चीज़ हम जिस पे बात करना चाहते हैं कि स्वच्छता से जुड़ी हुई तमाम तरह की ऐसी बीमारियां भी हैं जो अगर हम स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रहे हैं वो हमारे शरीर में घर कर जाती हैं, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है या चिकनगुनिया जैसी बीमारियां इसका प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण है। इनके बारे में हमें कुछ समझाएं कि लोगों को आज के जो मौसम, गर्मी का मौसम है, उसमें किस तरह की बीमारियां उनको जकड़ सकती हैं अगर वो खुद का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने आसपास सफाई नहीं रखते हैं, और उसको पहचाने कैसे, क्योंकि आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इससे आप अच्छे तरीके से आप बता सकती हैं कि किस तरीके से उसे हम पहचान सकते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। जी, सबसे कॉमन तो जो इस गर्मियों में या रेनी सीज़न में कॉमन होता है वो है डायरिया। तो डायरिया को हम डिफ़ाइन करते हैं जब आपको लूज टूल्स आते हैं 3 या 3 से ज़्यादा एक दिन में, तो उसको डायरिया कहते हैं। तो डायरिया 2 तरह का हो सकता है, या तो वायरस से हो सकता है या फिर बैक्टीरिया से हो सकता है। तो इनके सारों का एक ही कारण रहता है कि हम कंटेमिनेटेड फूड, दूषित खाना या पानी बाहर से वो लिया उससे। तो मेनली तो यही रहते हैं इसके रीज़न की साफ़ सफाई, गंदगी, जिससे हमारे बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं और वो हमें साइंस देते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर आपको डायरिया की कंप्लेन होती है तो उसमें आपको सबसे पहले तो पेन एब्डोमेन होएगा, पेट में दर्द होती है, उल्टी आती है, दस्त लग जाते हैं। जैसे कि कॉलरा ऐसी बीमारी है जिसको हैजा बोलते हैं, तो उसमें कुछ ही घंटे में 1 या 2 दिन मैक्सिमम टाइम में आपको सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। सो जिसमें पतले पानी जैसे, चावल के पानी जैसे दस्त आएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो दूसरी वायरल हमारी बीमारियां हैं, वायरल में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है रैशेस की, बॉडी एक्स की, और इसमें हमारे फीवर बहुत तेज़ रहता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर रहेगा। तो इन सब चीज़ों का मेन कारण है हमारे जो मच्छर से हमें ये वायरस फैलती है। तो डेंगू वायरस भी एक एडीज़ नामक मच्छर होता है, उससे फैलता है, और चिकनगुनिया भी। और इन दोनों बीमारियों का पिछले साल चंडीगढ़, हमारी पूरी ट्राई सिटी में मोर देन 1000 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। तो अराउंड 20 to 25 केसेस ऑफ डेंगू एवरी डे रजिस्टर हो रहे थे। तो अभी जैसे रेनी सीज़न आने ही वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोताएं अवेयर रहें
मैं तो यहाँ तक भी आपको बताना चाहूंगी डॉक्टर मनप्रीत कि हमारे दूरदर्शन के ऑफिस में इतनी सफाई होने के बावजूद भी पिछले साल कुछ केसेस यहाँ पर भी जो है देखने को मिल रहे थे, रजिस्टर हुए थे। तो ऐसे में ये जो बीमारियां हैं, आगे जो मॉनसून सीजन आने वाला है उसमें ये बीमारियां महामारी का रूप ले लेती हैं। तो ऐसे में क्या कुछ सावधानियां लोगों जो बरत सकते हैं अभी से ही, अगर उसका ध्यान रखें तो आगे चल के ये समस्या ना उत्पन्न हो? बिल्कुल, तो इसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो मच्छर के काटने से बचना चाहिए और दूसरा कि हमें वो मच्छर जो इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा वही किसी और को काटेगा तो उसमें भी इन्फेक्शन रहेगा। तो पहले तो मच्छर को पनपने ना दें। उसके लिए आप अपने घर के आसपास सफाई रखें, कम से कम 100 मीटर तक की दूरी तक तो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास झाड़ है वो नहीं होना चाहिए, उसको साफ़ करवाएं। और कोई गड्ढे हैं उनको मिट्टी से भरवा दें। और ख़ास करके बच्चों को जब शाम के टाइम बच्चे निकलते हैं तो उनको टी शर्ट निकर्स में ना भेजें, फुल स्लीव्स कपड़े पहने। और अगर हो सके तो मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम्स लगाएं, स्प्रेज आती हैं और घर पे भी कॉइल्स लगा सकते हैं। और अगर हो सके तो जो रोगी है, हमारा डेंगू पेशेंट है, उसको मस्कीटो नेट्स में ही सिलाया जाए ताकि उसको अगर मच्छर काटेगा तो वही आगे और बंदों को इन्फेक्ट करेगा। तो कम से कम 6 से 7 दिन का पीरियड रहता है जो कि मोस्ट इन्फेक्टिव पीरियड रहता है। और दूसरा ये है कि डेंगू के रोगियों को ज़्यादा ये मिथ है हमारे में कि उनके प्लेटलेट्स कम हो गए और उनको चढ़ाओ, प्लेटलेट्स चढ़ाओ। तो ऐसा कुछ नहीं होना, कोई डरना नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक वायरल डिजीज़ है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, खुद से ही ठीक होने वाला। तो इसमें ट्रीटमेंट भी सिंपल, एक पैरासीटामोल टैबलेट रहती है और हमें अपना प्लेटलेट काउंट फॉलो अप करना चाहिए। अगर 1 लाख से कम होता है तो फिर हम अस्पताल या डॉक्टरी सलाह लेते हैं या एडमिट होने की भी जरूरत नहीं पड़ती। से होने वाली या जो इस तरह की जो वायरल ये सारी सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। जी जी जी, जो बीमारियां हैं उसके बारे में जो आप बता रही थी। लेकिन जो सबसे जरूरी है डॉक्टर मनप्रीत, जैसे हम कहते हैं कि हाइजीन का ध्यान रखना। अक्सर मैं डॉक्टर्स को कहते हुए सुना है कि बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन लोग इस बात को बहुत लाइटली लेते हैं। हालांकि हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं बहुत ही इन चीजों को लाइटली लेते हैं। तो जब हम बात बैक्टीरिया की कर रहे हैं, हैंड वॉश पे ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे कैंपेन्स होते रहे हैं और स्कूलों में भी हैंड वॉश को लेकर काफी तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं भारत की अगर हम बात करें। लेकिन उसका जो 7 तरह के जो एक स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, लोग अक्सर उसको नजरअंदाज कर देते हैं। और मैं अपने मॉनिटर स्क्रीन पर भी खासकर दिखाना चाहेंगे कि कुछ हमने दूरदर्शन की टीम ने उसको कवर किया था कि कैसे जो है हैंड वॉश का एक तरीका क्या होना चाहिए। आपसे मेरा ये सवाल है कि ये कितना, ये जो तरीका हम डे टू डे रूटीन में फॉलो करते हैं हाथ धोने का, ये आखिर कितना सही है? जिस तरह से आप मॉनिटर स्क्रीन पर भी देख रही होंगी कि क्या वो 7 स्टेप्स हैं और किस तरीके से उन्हें सही तरीके से फॉलो किया जाए। जी वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे हमारा हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और उसमें बेसिकली इस का थीम इस साल का है कि मेक हैंड वॉशिंग अ हैबिट। तो अपनी हैंड वॉशिंग को अपनी हैबिट बनाओ और वो अगर सही तरीके से किया जाए तो हम 50% से भी ज़्यादा बीमारियां को कम कर सकते हैं, जिसमें सारी वायरल और बैक्टीरियल। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी अपने हैंड वॉशिंग के जो हमारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप अपने हाथों को गीला करें और उसमें जस्ट अ पाम फुल ऑफ सोप लें। उसके बाद अपनी हथेलियों को रब करें। अपनी हर स्टेप आपको 5 टाइम्स करना है, 5 बार करना है। अपनी हथेलियों को रब करें। उसके बाद अपनी बिटवीन द फिंगर्स, जो आपकी ये बीच में फिंगर्स के बीच में जो जगह है वो आपकी क्लीन हो, जिसमें जर्म्स ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद आपने अपनी फिंगर्स के पीछे बैक ऑफ द फिंगर्स अपनी क्लीन करनी है। उसके बाद आप अपना थंब क्लीन करोगे दोनों साइड्स 5 टाइम। और उसके बाद आपके फिंगर नेल्स, और अपने नेल्स हमेशा काट के रखें, क्लिप देम शॉर्ट, क्योंकि नेल्स के नीचे ही गंदगी से बैक्टीरिया और इन्फेक्शन होती है, वही ट्रांसमिट होती है। सो नेल्स क्लीन करने के बाद अपनी रिस्ट क्लीन करके वॉश योर हैंड्स। तो अगर ये स्टेप्स हम अपनी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करें
तो वी विल हेल्प रिड्यूस द इन्फेक्शन चलिए अमंग द फैमिली मेंबर्स एंड बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनप्रीत, क्योंकि ये जो 7 तरीके का जो अपने स्टेप्स देखे हैं इसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि 50% तक जो है आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने शरीर को, कि बीमारियां आपके अंदर ना प्रवेश करें। ओके चंद्रमा जी, आप पर आते हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे स्वच्छ भारत अभियान की, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो जो ये स्वच्छता को लेकर जो सर्वेक्षण हुआ था 2016 में, हम दूसरे पायदान पर थे उसमें मैसूर के बाद, और जो एक मेन समस्या सामने उभर कर आ रही थी वो था वेस्ट सेग्रीगेशन की जो बात हो रही थी। चंडीगढ़ में अभी भी इसके लिए कदम अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाने हालांकि शुरू किए हैं, लेकिन क्यों नहीं अगर हम वेस्ट सेग्रीगेशन को, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, अगर हम लोगों तक इस चीज़ को पहुंचा पाएँ और वहीं से इसकी शुरुआत हो जाए, तो आपको नहीं लगता है कि स्थिति में कुछ सुधार आ सकता है काफ़ी हद तक? बिल्कुल आएगा। उसके लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो घर में डस्टबिन रखते हैं तो अब ये सुझाव दिया जा रहा है कि आप 2 कलर में 2 डस्टबिन घर में रखें। पहले एक ही डस्टबिन हर घर में होता था, तो जो सॉलिड और लिक्विड अलग अलग उसमें डालें, उससे हमको बहुत सफलता मिलेगी। बाकी रही एक सफाई की जो बात है ना, घर की आप जिम्मेवारी ले लेते हैं कि हमारा घर है, हम साफ करेंगे। कुछ ऐसा जगह है जिस आम जनता की जगह है, तो उसमें भागीदारी सरकार की होगी और नहीं तो आपकी होनी चाहिए। जी। तो आप उसकी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, और सरकार जो है हर जगह पहुंच नहीं पाती है उस काम को करने के लिए। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों का निगाह नहीं पहुंच पाता है। तो ये तालमेल बैठाना होगा, और इसमें जिम्मेवारी लोगों को लेनी होगी और जिम्मेवारी देनी भी होगी। और इसके लिए निग्लिजेंसी कहाँ हो रही है, इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि किसके द्वारा ये जो गंदगी फैली हुई है, ये क्यों फैली, और इसका वाजिब जो है किसके जिम्मे जाता है सफाई करना। अगर वो समय से अपने कार्य का निष्पादन नहीं करता है तो उसको समय पर बुला करके उससे पूछताछ करनी होगी। आपने क्यों किया, ऐसा गंदगी क्यों फैलाया जिससे यहाँ महामारी फैल गई। चलिए, एक तरह से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जो बात है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोगों को लेने की जरूरत है, उसी की बात हो रही है। वो तो कहीं ना कहीं एक मेन रूप से सामने उभर कर आ रहे हैं, जिसके लिए सभी लोगों को सामने आना पड़ेगा। डॉक्टर मनप्रीत, आपसे मेरा ये सवाल है, हर साल डेंगू मलेरिया के जो मामले में इजाफा होता है, चाहे चंडीगढ़ की बात हो या देश भर में भी हम देखते हैं कि कोने कोने से ये लगातार जो है केसेस में बढ़ोतरी होती जाती है, खासकर मानसून के सीजन में बारिशों के बाद। ऐसे में एक सवाल और भी उठता है कि कहीं ना कहीं एक जागरूकता की कमी, जैसा कि आपने बताया, लोगों में है, निश्चित तौर पर अवेयरनेस की कमी है, लेकिन क्या कहीं पब्लिक हेल्थ सिस्टम को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अगर हम हेल्थ सिस्टम की बात करें? देखिए, पब्लिक हेल्थ सिस्टम में तो हम मेनली बेसिकली तो क्लीनलीनेस पे ही रहेगा इसका मेन फोकस। तो हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम आजकल दे आर वेरी मच इम्प्रूव्ड इन एवरी एस्पेक्ट, इन एवरी सेक्टर्स। तो उसमें हाइजीन कंडीशंस का तो रहता ही है, उनको हम करते हैं, और बाकी हमारे जो पब्लिक है उनको भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ये चीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, ये नहीं कि मैंने अपने आप को बचाना है, अपने समाज को भी, अपने साथ वाले मेंबर्स को भी ठीक रखना है। तो वो सब चीज़ें उन्हीं के ही हाथ में है। हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगर अपनी सफाई रखेंगे तभी बाहर भी रख पाएंगे। जी बिल्कुल, ये एक बात है। चंद्रमा जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बदलाव देखने को मिल रहा है, और निश्चित तौर पर एक जागरूकता तो ज़रूर, अवेयरनेस देखने को मिल रही है लोगों में, लेकिन एक सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि अगर इस पूरी मुहिम को हम चाहते हैं कि सफल हो, तो कहीं ना कहीं बर्ताव में तब्दीली होनी चाहिए, बिहेवियरल चेंज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाके लोगों में एक मानसिकता में अगर बदलाव आएगा तो निश्चित तौर पर इस पूरे अभियान को कामयाबी मिल सकती है। लेकिन जिस गति से अभी हम चल रहे हैं, क्या आप संतुष्ट हैं या फिर और भी कोशिशों की ज़रूरत है, चाहे सरकार की तरफ से हो या लोगों की तरफ से उनकी भागीदारी हो, जो तमाम संस्थाएं इस पूरे कॉज के लिए काम कर रही हैं? और चंडीगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो एक स्पेशल ड्राइव की भी क्या और ज़रूरत है? ऐसा है, ये जो सपना गांधी जी ने देखा था, गरीबी और गंदगी, उसको दूर करने की एक मुहिम उन्होंने चलाई, लेकिन असफल हो गए। और इस सपना को अगर साकार करना है, माननीय मोदी जी द्वारा ये जो मिशन चालू किया गया है, इसको अगर साकार करना है तो जन जन को जोड़ना होगा। और ये भारत हमारा मंदिर है, हर किसी के हृदय में लाना होगा। और
स्वच्छता जो है, जब देश से गंदगी हम हटाएंगे तो समझिए कि हमारा देश के अंदर भगवान का वास सारे जगह हर जगह होगा। तो कहने का अर्थ है कि ये जन जन का मिशन बनाना होगा। ये भारत जो है बहुत बड़ा देश है, गांव का देश है। खाली चंडीगढ़ और ये शहर जो है इसको ताम झाम देख करके इसको पूरे भारत की परिकल्पना नहीं की जा सकती। जी। भारत के अंदर गांव में जाना होगा, एक एक चीज को देखना होगा कि कौन सी गली किधर को है, कितनी साफ है, उसकी मुआयना करनी होगी, तब इसका संपूर्ण विकास माना जाएगा। तो इसके लिए हमारे मोदी जी ने बहुत बड़ी एक मुहिम चलाई। इसकी जिम्मेवारी जन जन को लेनी होगी। जी। जब भारत की प्रत्येक जनता इसको अपना अधिकार बना लेगी कि नहीं हम इस देश को साफ करके ही रहेंगे, तो हम असली में इसको चलिए, बात निकलकर वहीं पर आ रही है कि जन जन को जो है अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मेरे से आखिरी सवाल आप दोनों से ये है कि चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है, या हम ट्राई सिटी की भी बात करते हैं, इसके सटे हुए जो इलाके हैं, चाहे मोहाली की बात हो, पंचकुला की बात हो, वहाँ माइग्रेटरी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा इशू जो है वो सामने उभर कर आता है। हालांकि मूवेबल टॉयलेट्स की बात होती रही है, वो मुहैया भी करवाए जा रहे हैं, लेकिन हर जगह पहुंच पाना, जैसे कि चंद्रमा जी आप भी कह रहे थे कि सरकार के लिए भी शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज है उनको पर्सनल हाइजीन समझाना और इस पूरे अभियान के साथ उनको जोड़कर रखना। चंद्रमा जी आप पहले उसके बाद। समय समय पर प्रशासन द्वारा इन कॉलोनियों में लगभग प्रत्येक दिन लोगों को भेजना चाहिए अवेयरनेस के लिए। काम हो भी रहे हैं। जल जो पानी आ रहा है उसके घर में समय समय पर जांच होना चाहिए कि ये पानी किधर से आ रहा है, इसमें इसका टीडीएस क्या है, ये गंदगी तो नहीं है इस पानी में, और वहाँ नाली जा रही है, नाली को कैसे हम सुधार करें, उस नाली से मच्छर पनप रहे हैं उसको कैसे दूर करें। डॉक्टर मनप्रीत आपसे भी जानना चाहेंगे, बहुत कम शब्दों में, हमारे पास टाइम नहीं है, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं, समय समाप्त हो रहा है। जी, मैं भी यही चीज़ें ही दोहराना चाहूँगी कि हमें अपना कंटेमिनेटेड चीज़ें वो कम से कम, और पानी क्लोरीनेटेड है नहीं है, पानी और अपना खाना, ये दोनों चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमें अपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सारे कुछ साफ क्लीन वाटर से ही धो के आगे कुक करनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, फूड हैबिट से लेकर अपनी लाइफस्टाइल को आपको बदलने की जरूरत है, शायद इसको रीडिफाइन करने की जरूरत है पूरे अभियान को कहीं ना कहीं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये जो मुद्दा है स्वच्छ भारत अभियान का, ये एक आमजन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ना देखते हुए इसके साथ जुड़ें और दूसरों को भी इस पूरे अभियान के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करें, तभी जो है भारत सही मायने में स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त बन पाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। थैंक यू।